नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को प्रणाम सलाम। आप लोगों का आशीर्वाद दुआ से एफटीवी हिंदी बीते 3-4 महीने में अलग जो सत्य है खबर का साथ आप लोगों का दरबार में भारत तथा विश्व का कोना कोना में छा गया। आज हम लोग जो सनसनीखेज खबर लेकर आप लोगों का पास आ रहा हूँ वो है एक सच्चा भारतीय जिन्होंने अपना पुश्तैनी आलीशान व्यवसाय एवं घर द्वार छोड़ के एनिमी प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपत्ति इन दिनों किस तरह घोटाला का दौरान सेल परचेस का सिलसिला जारी है, उस विषय में मुंबई गुजरात बॉर्डर में मुंबई राज्य सरकार के अधीन में प्राइम लोकेशन में अवैध हस्तांतरण प्रक्रिया का विरुद्ध लगभग 1.5 साल से दिल्ली का महामुनीम, होम डिपार्टमेंट तथा आदरणीय प्रधानमंत्री साथ ही में ईडी, सीबीआई, एनआईए हर जगह में पुख्ता दस्तावेज के साथ पत्र मार्फत सूचित करने का बावजूद जीत से भरी भारत माता का सुपुत्र गौतम अग्रवाल जी ने चलते चलते पैर चकनाचूर हुआ मगर हिम्मत और हौसला नहीं खोया। उसका परिणाम भारत सरकार ने बीते 2-3 महीना में नोटिफिकेशन जारी करके एनिमी प्रॉपर्टी का सेल परचेस में बैन लगा दिया। और सबसे जो खुशी की बात, भारत सरकार का महामुहिम, होम डिपार्टमेंट साथ ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार का तरफ से 3 पत्र भेजकर गौतम अग्रवाल को एक आशा किरण का झलक दिखाई दिया। हम लोग शुरू का दिनों से उनका जो प्रयास भारत माँ को लिए साथ में था, आज भी साथ हूँ, इसलिए ये मुद्दा देश हित के लिए एक मिसाल बन गया। नतमस्तक से आभारी महामुहिम भारत सरकार, साथ ही में देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी एवं ईडी, सीबीआई साथ में एनआईए वरिष्ठ अधिकारी समूह का दरबार में। जी हाँ, गौतम अग्रवाल हर समय ये गाना गुनगुनाते हैं, हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया हूँ जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओह दिन बहुत करीब है। जो लोग देश का साथ गद्दारी कर रहा है, कर नहीं, अभी भी सावधान हो जाइए। देशभक्त गौतम अग्रवाल सच्चा देशप्रेमी, भारत माता का श्रेष्ठ संतान, छोड़ेंगे नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये कविता आपने कभी ना कभी सुनी होगी। इसी कविता को सच करते हुए एक व्यक्ति, एक आम जनमानस हमारे सामने आ रहे हैं, गौतम अग्रवाल जी। जी हाँ, उन्होंने अपने संघर्ष से ये साबित किया है कि आप थाने के एक छोटे से पुलिस स्टेशन से लेके राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े ऑफिस में भी आ सकते हैं अपनी दलील पेश करने के लिए। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शत्रु प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। 1968 में भारत सरकार ने एक राजपत्र निकाला था जिसके द्वारा ये घोषित किया गया था कि जो भी चाइनीज या पाकिस्तानी नेशनल्स की प्रॉपर्टी हमारे हिंदुस्तान में है उसे शत्रु प्रॉपर्टी कहा जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार का विकास काम नहीं किया जा सकता है। आपने जो क्या कहते हैं इस कंक्लूजन पर आए कि ये एनिमी प्रॉपर्टी इस तरह से बेची जा रही है, धांधलेबाजी हो रही है, ये आपके संज्ञान में कैसे आया? सर, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा कि 2016 में, और जहाँ तक मुझे ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके जो इंडियन वारसदार हैं या इंडियन हेयर्स हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। बट ये बात भी भारत सरकार को मान्य नहीं थी, ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को मान्य नहीं थी, तो उन्होंने 2017 में वापस से इसमें अमेंडमेंट किया और 2017 में वापस से शत्रु प्रॉपर्टी पे एक बिल पास किया गया और राजपत्र निकाला गया जिसमें कहा गया कि 1968 से लेके और आने वाले समय में भी शत्रु प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन, कोई मॉर्गेज या किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है मुंबई का जिन्ना हाउस। मीरा भाईंदर के एरिया से ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है और ये आपका ये भी मानना है इसमें कि ये जो पैसा इन्वॉल्व है इतना ज्यादा इसमें,
वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त हैं। जी मेरी प्रमुख मांग यही है देश के माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं जो मैं एजेंसीज के सामने रखूंगा, और मैंने एजेंसीज में कुछ मेरी मीटिंग्स हुई हैं ईडी में और सीबीआई में, वहाँ पे मैंने इनको रखा भी है और एनआईए में भी रखा है कि ये पैसा जो शत्रु प्रॉपर्टी बेच के जमा किया जा रहा है, इसका देश विद्रोही एक्टिविटीज में यूज हो रहा है और आतंकवाद को फंड करने में इस पैसे का यूज हो रहा है। सिर्फ आप ही क्यों इस चीज को सामने लेके आए? मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। जब 6 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था शत्रु प्रॉपर्टी के बारे में, तब मैंने जिस डेवलपर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, उस डेवलपर को मैं जानता था, उस प्रॉपर्टी को के बारे में भी मैं जानता था। और जब मैंने उसकी संगीन जांच की और जब मैंने उसके पेपर्स निकालने शुरू किए आरटीआई के द्वारा, तो मुझे पता चला कि ये मामला सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। और मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ कि पिछले संसदीय सत्र में माननीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी ने भी यह मुद्दा उठाया था, जिस पर अमित शाह जी ने तुरंत सीबीआई कार्रवाई के आदेश दिए थे। आप प्लीज हमारे दर्शकों को इसकी गंभीरता को समझाएं कि किस तरह से धांधलेबाजी चल रही है और इससे हमें क्या इफेक्ट होगा। सर, आम जनमानस की सुरक्षा इस पर निर्भर है और देश की जो संपत्ति, जो शत्रु प्रॉपर्टी भी है, वो भी देश की संपत्ति है। वो शत्रु वालों की संपत्ति नहीं है, या पाकिस्तानी या चाइनीज नागरिकों की संपत्ति नहीं है, भारतीय नागरिकों की संपत्ति है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किया है 2017 का, उसमें यही लिखा गया है कि देश पर कभी भी कोई अड़चन आने पर इस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे का यूज किया जा सकता है। इसीलिए यह मामला हर जनमानस को अफेक्ट करता है और देश की सुरक्षा को इफेक्ट करता है। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ही ये सीमित है या और भी हमारे किसी और राज्य में भी आपने इस तरह की कोई रिसर्च की है? मैंने जो कागजात निकाले हैं और मैंने जो कंप्लेन ईडी, सीबीआई, एनआईए और आज सुबह ही मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अजीत डोवाल जी और पीके मिश्रा जी को कंप्लेन की है। मेरे पास जो कागजात हैं, मैंने जितनी रिसर्च की है उसमें मेरे पास जो जानकारी है वो महाराष्ट्र की ही है। बाकी ये पूरे देश में फैला हुआ स्कैम है और ये पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम हो रहा है। सर, आपका क्या मानना है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहना चाहिए जिस तरह का आपने रिसर्च की, आप आगे भी इसमें कुछ करने वाले? थोड़ा सा इसमें मेरी पर्सनल सुरक्षा का भी मामला सामने आया है। मुझे जिन लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है, उन लोगों की तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं। बट मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं देश के लिए खून दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं। मुझे अगर थोड़ा मार्गदर्शन मिले गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री जी की किसी भी अधिकारी की तरफ से, तो मैं पूरे देश में इस तरह के जितने भी स्कैम हो रहे हैं उन सबको उजागर कर सकता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। सर, अभी जो मैंने स्कैम उजागर किया है उसमें मैंने 55 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको ये कहते हैं कि ये स्कैम हुआ है। ये उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो 1989 से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। ये 1989 में हुआ फेरफार है, जिसको आप यहाँ पे म्यूटेशन इंट्री कहते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स ने आके 1989 में मीरा भाईंदर में किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। अगर 1989 में अगर वो पाकिस्तानी नागरिक था तो वो हिंदुस्तान में आके म्यूटेशन इंट्री कैसे कर सकता है। मैं आपको राजपत्र दिखाना चाहता हूँ जो 1968 और 2017 में भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें क्लियर कट लिखी गई हैं। ये मेरा 2012 का वीजा है, जब मैं जिन अभियुक्तों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ दुबई घूमने गया था पारिवारिक ट्रिप पे। मेरे सामने ये डील हुई थी, इसमें मैं विटनेस हूँ, इसीलिए मुझे धमकी वाले फोन आ रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं। ये अभियुक्तों के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसके पेपर्स हैं। ये अभियुक्तों ने जो यूएलसी स्कैम किया था उसका पेपर है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये 2007 की रिलीज डेट है, जिसपे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देखिए सर, पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये कैसे और किस किन अधिकारियों की संलिप्तता से संभव हुआ है मैं नहीं जान सकता, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां करें, क्योंकि लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है। ये विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हुआ है, जैसा कि आप बता रहे थे, विदाउट एनी वीजा एंड कोई सपोर्ट। मैं वही बताना चाहूँ सर, 2007 में जब ये रिलीज डेट हुई थी
जो अभियुक्त हैं जॉर्डन स्टीफन परेरा, जो मेन अभियुक्त हैं इस पूरे कांड में, ये उस 2007 की रिलीज डीड में विटनेस थे और 2022 में इन्होंने हाईकोर्ट में कहा है और 2013 के इनके डॉक्यूमेंट में भी कहा है कि मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है, जबकि 2007 में रिलीज डीड में ये विटनेस है, इनकी सिग्नेचर है, इनका पैन कार्ड लगा हुआ है। ये उस अभियुक्त की फोटो है जो उन्होंने ब्लर करके जानबूझ के लगाई थी उस डॉक्यूमेंट में, लेकिन उनका पैन कार्ड और उनका सिग्नेचर इसमें क्लियर दिख रहा है। ये सारी कंप्लेंट्स है जो मैंने की हैं ईडी में, सीबीआई में और एनआईए में, जिसमें ईडी और सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बट मेरी प्रमुख मांग है कि एनआईए इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है। सर, महाराष्ट्र से आपने शुरुआत की थी इसकी कंप्लेंट करने की, आप सीधा अमित शाह जी को या मोदी जी को? मैंने 25 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में इसकी कंप्लेंट की थी एनआईए और ईडी में, और एक साल तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे दिल्ली आकर इसका फॉलोअप और करना पड़ा और फिर से कंप्लेंट करनी पड़ी, तब जाकर दिल्ली से इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ का लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है और जो अभियुक्त हैं उनकी लोकल प्रशासन पर अच्छी पकड़ है। सर, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि आपने अपना दुबई का वीजा दिखाया था, वो डील क्या था और किस तरह से वो हुआ था, प्लीज उसके बारे में। मैं जिस पर्टिकुलर डील की बात कर रहा हूँ उसमें उस वक्त मैं उन लोगों को जानता था, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध थे। हम लोग घूमने के लिए 2012 में दुबई गए थे, तब मेरे सामने उन्होंने किसी पाकिस्तानी नेशनल से डील की थी और मुझसे बात छुपाई थी कि ये पाकिस्तानी नेशनल है। जो ये बात मुझे 2022 में जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया तब मुझे पता चली। जी, तो आप देख सकते हैं ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। अगर इस तरह की चीजें सिर्फ महाराष्ट्र में, कितना प्रॉपर्टी कितना है ये सर? ये प्रॉपर्टी कम से कम 300 करोड़ रुपए से ऊपर की है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ एक केस में? तो एक सेकंड में इसमें आपको बोलना चाहूंगा, मैं 300 करोड़ रुपए जो बोल रहा हूँ सिर्फ जमीन की वैल्यू बोल रहा हूँ। अगर इस पे काफी कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शन पे स्टे भी आया है, वैसे अगर देखने जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 2000 करोड़ का स्कैम सिर्फ एक सिटी में, एक स्टेट के एक सिटी में, पर्टिकुलर सिटी में। तो पूरे देश में कितना गंभीर मामला है, इस बात को हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि बड़े अधिकारियों तक जाए और इस पर कुछ कार्रवाई हो। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हमारी जनता को? या मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो भारत देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं, और मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसमें इस चीज को जल्द से जल्द संज्ञान में लें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौतम अग्रवाल जी। संघर्ष की शक्ति मुझे देशभक्ति ने दी है, क्योंकि मैं एनसीसी स्टूडेंट रहा हूँ। इस संघर्ष की शक्ति मुझे वहीं से मिली है। जी सर, अब आप मुझे बताइए, ये एनिमी प्रॉपर्टी का जो पूरा का पूरा मामला है, ये कितना संगीन और किस तरह से है? ये मामला 6 फरवरी 2022 को मेरे संज्ञान में आया था। तब से मैं इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ और इसके बारे में मैंने जांच पड़ताल की, आरटीआई से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश की, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल पाए, बट लोकल प्रशासन ने बहुत कम सहयोग दिया है। उसके बाद मैंने 25 फरवरी 2022 को मुंबई ईडी, मुंबई एनआईए और मुंबई कस्टोडियन को कंप्लेंट दाखिल की, जिस पर साल भर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे निराश होकर फिर मैं दिल्ली आया और जनवरी से मैंने दिल्ली में ईडी ऑफिस, एनआईए ऑफिस और सीबीआई के चक्कर काटने शुरू किए, जहां से मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके लिए मैं सीबीआई और ईडी का धन्यवाद देता हूं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने 6 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की थी, कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 6 फरवरी 2022 जब आपने इसकी शुरुआत की, आपको कैसे पता चला कि इस तरह की कोई धांधलेबाजी हो रही है कि एनिमी प्रॉपर्टी को लेके? क्या पूरा मामला है, आप एक बार विस्तार से समझाइए। विस्तार से मैं इस बारे में ऐसे बताना चाहूँगा। 6 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में एक आर्टिकल आया था एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हाईकोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके मालिक ए कॉर्प हैं, जिनके मालिक के नाम है आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल, इन लोगों के खिलाफ स्टे दिया था। उन लोगों को मैं पहले से जानता था। जब मुझे ये बात संज्ञान में आई, तब मैंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और तब मैंने पाया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें देशद्रोह भी हुआ है और टेरर फंडिंग भी हुई है। टेरर फंडिंग, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें टेरर फंडिंग हुई है? इसके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, जो मेरी एक एनआईए में मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया है, मेरी ईडी में दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया है,
और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैंने इस बारे में 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, डोवाल साहब को और बाकी उच्च अधिकारियों को कंप्लेन की है। जब भी मुझे किसी अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा मैं इसके पुख्ता सबूत दूंगा और ये पुख्ता सबूत मैंने कंप्लेन में भी दिए हैं। तो आप अभी डिस्क्लोज नहीं मैं जनता की जानकारी के लिए 2 राजपत्र दिखा रहा हूँ जो एक 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था और एक 2017 में जारी किया था, जिसमें क्लियर कट बोला गया है कि शत्रु प्रॉपर्टी, जिसे हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यवहार, कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, देशद्रोह गिना जाएगा। सर मैं आपके पास एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आनंद राम प्रसाद अग्रवाल के बारे में। एक यूएलसी अर्बन लैंड सीलिंग का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था मुंबई में, जिसमें उनको सम्मन्स भी निकले थे और उनके ऊपर केस भी दर्ज है। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहूँगा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का, जिसमें इन्हीं लोगों के ऊपर रेड पड़ी थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें 500 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति डिक्लेयर की गई थी, जबकि वो 1500 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। इन सब चीज़ों को दिखाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ये लोग व्यापारी नहीं, देशद्रोही हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। विशेष डॉक्यूमेंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये 2007 की रिलीज डीड है जो कराची पाकिस्तान में रजिस्टर हुई थी और इसी के बेसिस पे 2007 में थाने के मीरा भाईंदर इलाके में एक रिलीज डीड रजिस्टर होती है, जिसमें जॉर्डन परेरा विटनेस हैं और पाकिस्तान से एक नागरिक आके इसे रजिस्टर करके जाते हैं, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के पास नहीं है, रजिस्ट्रार के पास नहीं है। अगर वो आया था, नहीं आया था, कि कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आया था, एम्बेसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। थाने में फिर से एक रिलीज डीड रजिस्टर्ड हुई जिसमें जॉर्डन परेरा विटनेस के तौर पर मौजूद थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 1988 में एक पाकिस्तानी महिला थाने डिस्ट्रिक्ट भारत आती है और अपने बच्चों के, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका नाम इस प्रॉपर्टी में दर्ज कराती है, जिसे म्यूटेशन एंट्री कहते हैं आप लोग यहाँ पे, और हमारे महाराष्ट्र में इसे फेरफार कहते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इंडियन स्टैम्प पेपर पे पाकिस्तानी महिला ने अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी में चढ़ाए हैं। पेज की लिस्ट है 55 डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने सभी एजेंसियों को और प्रधानमंत्री जी को सबमिट किए हैं, जिसमें सारे पुख्ता सबूत हैं। ये देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसकी सारी बारीकियां मैं अभी खुलासे से नहीं बता सकता। सर एनिमी प्रॉपर्टी को लेके किस हद तक इसमें पैसा जुड़ा हुआ है, किस हद तक इसमें लोग जुड़े हुए हैं, किस लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, ये थाने के एक छोटे स्टेट से यहाँ दिल्ली तक आना है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है और जो मीरा भाईंदर का जो सीमित मामला मैंने उजागर किया है, वैसे तो ये मामला पूरे देश में फैला हुआ है। एनिमी प्रॉपर्टी का करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम पूरे देश में हो रहा है, बट जिस सीमित मामले की मैं बात कर रहा हूँ, जो मीरा भाईंदर से वहाँ के नामी गिरामी बिल्डर आनंद अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, मोंटू अग्रवाल, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व है और उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण कोटाल जो पूरे हवाला इनका लेन देन करता है और ये इन पैसों का उपयोग फंडिंग में होता है। सर आपने जो लगाए हैं वो बहुत ही संगीन आरोप हैं। आपके पास इन सब के पुख्ता सबूत हैं? सर मेरे पास कम से कम 1000 पेज की फाइल है और मैंने अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग एजेंसियों को, प्रधानमंत्री जी को और सभी उच्च मंत्रियों को सबमिट किए हैं, उसमें मैंने पूरी फाइल सबमिट की है, सबूतों के साथ सबमिट की है। उसके अलावा भी मेरे पास कुछ जानकारी है, जब मुझे के लिए या स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा वो सारी जानकारी मैं दूंगा। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की वेग बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और मैं चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करते हैं, वो इसकी संगीनता को समझे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेके खड़े हैं, क्या है ये डॉक्यूमेंट्स? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कीजिए। सर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं जनता को दिखाना चाहूँगा। ये जॉर्डन परेरा का विटनेस, एज अ विटनेस 2007 में उन्होंने एक सेल डीड में विटनेस किया था, जिसमें कराची पाकिस्तान की सेल डीड लगी थी और 2022 में उनका कोर्ट में कहना है और 2013 के डॉक्यूमेंट में भी उनका कहना है कि मुझे प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था कि ये शत्रु प्रॉपर्टी है या एनिमी प्रॉपर्टी है, जबकि ये उनका एज अ विटनेस 2007 की डीड में होना सरासर ये बताता है कि वो इसमें 2007 से संलिप्त है। और तक जो आपका सफ़र रहा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए, जो भी आपने कंप्लेंट्स की हैं, इसका कुछ रिवर्ट आया, कुछ इसका हल निकला या कुछ ऐसा आपको सहयोग मिला? सर जितनी मेरी जानकारी है, मेरी जो 3 फरवरी को मैंने
दिल्ली ईडी ऑफिस में विजिट किया था। वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि ये केस मुंबई ईडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है इंक्वायरी के लिए, और सीबीआई में भी मैंने कंप्लेंट की थी, वहाँ से भी यही जानकारी मिली है कि इसको मुंबई सीबीआई को दे दिया गया। जब मैंने मुंबई सीबीआई में इंक्वायरी की तो उन्होंने महाराष्ट्र डीजीपी को दे दिया, महाराष्ट्र डीजीपी ने लोकल पुलिस को दे दिया है। तो ये फाइलें चक्कर काट रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं सर। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है और माननीय अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है कि इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों के थ्रू दिल्ली में केस दर्ज करा के जल्द से जल्द संगीन जांच कराई जाए। रजनीश का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली।